Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 12, that is Human Health and Diseases. So, before we start this video, let us first revise what we have read in the previous video. तो previous video में हमने immunity के बारे में पढ़ा था. The immunity is of two types, innate immunity and acquired immunity. तो जो innate immunity है ये हमको by birth मिलती है, वहीं जो acquired immunity है वो हमको जो पूरी लाइफ ड्यूरेशन है यानी कि पूरे लाइफ टाइम में धीरे धीरे जैसे जैसे हम पैथोजेंस के साथ इनकाउंटर में आते हैं तब धीरे धीरे वो हमें इम्यूनिटी मिलती है. पहले पढ़ेंगे हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में. इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, यानी कि ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये इम्यून सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर काम नहीं करता है. ये ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए सेम टाइप से वर्क करता है. इट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, और जो इनेट इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ हम में प्रेजेंट होती है. जो इनेट इम्यूनिटी है इसमें 4 टाइप के बैरियर्स आते हैं, मतलब 4 टाइप की ऐसी चीज़ें हैं जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद करती हैं. पहला है फिजिकल, दूसरा है फिजियोलॉजिकल, तीसरा है सेल्यूलर और चौथा है साइटोकाइनिन बैरियर. तो फिजिकल बैरियर में कौन सी चीज़ें आती हैं? जो हमारे स्किन है वो क्या है, एक टाइप का फिजिकल बैरियर है. और इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक्ट है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, उन सब की जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग प्रेजेंट होती है. और वो म्यूकस की कोटिंग भी एक टाइप का फिजिकल बैरियर है और पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट करती है. जो दूसरे टाइप का बैरियर है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर. इसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं. पहला है जो स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो, दूसरा जो हमारे माउथ के अंदर स्लाइवा होता है वो, और जो टीयर्स आते हैं आँखों के अंदर, ये तीनों के तीनों फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं. जो तीसरा बैरियर है वो है सेल्यूलर बैरियर. इसके अंदर जो WBCs हैं यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, मोनोसाइट्स, और इसके अलावा कुछ नेचुरल किलर सेल्स भी आती हैं. जो चौथा और जो लास्ट टाइप का डिफेंस है वो है साइटोकाइनिन. इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरफेरोन, मतलब साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर इंटरफेरोन्स इंक्लूड होते हैं. इंटरफेरोन्स होते क्या हैं? ये एक टाइप के प्रोटीन सिग्नल्स होते हैं जो कि कोई भी जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो प्रोड्यूस करती है वो सिग्नल, ताकि हेल्दी सेल्स तक मैसेज पहुंचाया जा सके और उन सेल्स को जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट किया जा सके. जो दूसरे टाइप की इम्यूनिटी थी वो थी अक्वायर्ड इम्यूनिटी. अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में बनती है. इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसके अंदर मेमोरी सेल्स की जनरेशन होता है. जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम के लिए इनकाउंटर करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी रिस्पॉन्स बनता है. और ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है ये लो इंटेंसिटी का होता है, यानी कि जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो कम होगी. पर वही पैथोजन अगर दोबारा इनकाउंटर करेगा तो उस टाइम पे हमारी बॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी उसके अगेंस्ट में, और वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होगा.
अभी हाई इंटेंसिटी का क्यों हुआ सेकेंडरी रिस्पॉन्स? क्योंकि जब उस पैथोजन ने फर्स्ट टाइम एनकाउंटर किया था हमारे शरीर में, तब हमारे शरीर में उसके अगेंस्ट में मेमोरी सेल्स बन गई थी और उन्हीं मेमोरी सेल्स की हेल्प से वो उस पैथोजन को आइडेंटिफाई कर पाया था और उसके अगेंस्ट और बेटर फाइट अप कर सका। ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि कैसे हमारी बॉडी फाइट अप करती है किसी पैथोजन के अगेंस्ट में। फिर ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, ये दो टाइप के लिम्फोसाइट्स की मदद से होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट है वो बी लिम्फोसाइट की मदद करते हैं। तो अब हम लोग एंटीबॉडीज के बारे में देखते हैं। तो कोई भी जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर 4 पेप्टाइड्स की चेन मिलती हैं। 2 तो उसमें होंगी स्मॉलर चेन और उनको हम लाइट चेन भी बोलते हैं, और 2 होंगी लार्जर जिसको हम हैवी चेन भी बोलते हैं। जो एंटीबॉडी है उसका स्ट्रक्चर वाई शेप के जैसा होता है। हमारे शरीर के अंदर 5 अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज मौजूद हैं। कौन कौन सी हैं? IgA, IgM, IgE, IgD और IgG। जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स यानी कि एंटीबॉडीज की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। वहीं जो रिस्पॉन्स टी लिम्फोसाइट्स या फिर जो टी लिम्फोसाइट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर CMI। यही जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन में, यानी ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे। क्यों होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ ऑर्गन के बीच में डिफरेंशिएट कर लेती है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। सो व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body। तो जब भी कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में एक्सपोज किया जाता है, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई एंटीजन आता है, चाहे वो लिविंग हो वो एंटीजन, चाहे वो डेड माइक्रोब हो या फिर चाहे वो प्रोटीन ही क्यों ना हो, वो जो होस्ट बॉडी है वो क्या करती है? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है उस एंटीजन के अगेंस्ट में। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और जो इस टाइप की जो इम्यूनिटी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम to give its full effective response। और जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्या है? स्लो प्रोसीजर है, यानी धीरे धीरे बनना शुरू होती है ये, और इसको अपना पूरा इफेक्ट दिखाने के लिए थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू आवर बॉडी during the natural infection induce active immunity। तो जैसे ही हम कोई भी जो माइक्रोब है, अगर हम क्या इम्यूनाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी जो डेड पैथोजन होता है उसको हम जानबूझ के किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डालते हैं ताकि उसके अगेंस्ट में उस जो भी कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन सके। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो यानी एक्टिव इम्यूनिटी स्लो प्रोसीजर है और धीरे धीरे वो इम्यूनिटी बनती है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज
are directly given to produce the body against foreign agent, it is called passive immunity. और जब रेडीमेड एंटीबॉडीज यानी कि ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडीज अगर हम किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। यानी कि अगर कोई इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो रही है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने की वजह से, उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और जब डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडीज अगर किसी इंडिविजुअल को दी जाती हैं किसी भी पैथोजन के खिलाफ, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क is considered very essential for the newborn infant? तो क्यों ऐसा होता है कि नॉर्मली बोला जाता है कि कोई भी जो न्यूबॉर्न इन्फेंट है या कोई भी जो न्यूबॉर्न ऑर्गेनिज्म है उसको मदर्स का जो मिल्क है उसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल माना जाता है। वो क्यों माना जाता है अब हम उसके बारे में देखते हैं। द येलोइश fluid colostrum secreted by the mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant। तो जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं और वो येलोइश कलर का फ्लूइड होता है। लैक्टेशन के टाइम ड्यूरेशन पे ये प्रोड्यूस होता है और ये इन्फेंट को एंटीबॉडीज प्रोवाइड करवाता है कोई भी जो इन्फेक्शन है या फिर कोई भी जो पैथोजन है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। अब यहाँ से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो मदर्स मिल्क है उसमें कौन से टाइप की एंटीबॉडी बनती हैं। तो इसका सही आंसर है IgA। ये बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहला तो ज़रूरी है कोलेस्ट्रम, देन ज़रूरी है कि इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो इसके अंदर IgA प्रोड्यूस होती हैं और ये कौन से टाइप की इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। द फीटस ऑल्सो रिसीव्स सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जो डेवलपिंग फीटस है उसके अंदर भी कुछ एंटीबॉडीज बनती नहीं है एक्चुअली, मदर उसको प्रोवाइड करवाती है प्लेसेंटा के थ्रू प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये कोलेस्ट्रम वाला और ये जो प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज आ रही हैं ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज मदर से चाइल्ड के अंदर दी जा रही हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये जो इम्यूनाइजेशन जिसको हम वैक्सीनेशन भी बोलते हैं, ये वाला जो प्रोग्राम है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? एंटीबॉडीज़ के ऊपर और मेमोरी सेल्स के ऊपर। हम मेमोरी सेल्स के बारे में ऑलरेडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइम पे भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी पहली बार इनकाउंटर होता है किसी भी पैथोजन से तो उसके अगेंस्ट में क्या बना लेती है हमारी बॉडी? कुछ मेमोरी सेल्स को सिक्रीट कर लेती हैं ताकि जब अगली बार वही पैथोजन आए तो उसके अगेंस्ट में वो और अच्छे से हाई इंटेंसिटी का इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकें। तो ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम वाला जो प्रोसीजर है ये भी इन्हीं मेमोरी सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन वैक्सीनेशन आर प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन वैक्सीन आर प्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। ये जो वैक्सीनेशन है इस टाइम पे क्या किया जाता है कि या तो उस एंटीजन का जो मेन प्रोटीन है वो या फिर उस पैथोजन को उसकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में या फिर
उसकी जो सबसे वीक फॉर्म है उसके अंदर उसको किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। The antibodies produced in the body against these antigens would neutralize the pathogenic agent during the actual infection। अब हम इसको वीकेंड फॉर्म में क्यों दे रहे हैं? ताकि ये हमारी बॉडी के अंदर जाके कोई खास नुकसान ना कर पाए, पर हमारी बॉडी उसी टाइम पे उसको पहचान भी ले। अब अगर हमारी बॉडी ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है उस पैथोजन को, और वो बिल्कुल अपनी सबसे वीकेस्ट फॉर्म के अंदर जब वो एंटर हुआ था, तो हमारी बॉडी ने क्या बना लिया उसके अगेंस्ट में? मेमोरी सेल्स को जनरेट करवा लिया। अब अगर अगली बार वही पैथोजन आया तो हमारी बॉडी उसका जो इफेक्ट होगा या फिर उसका जो इन्फेक्शन होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में अब उस पैथोजन के अगेंस्ट में लड़ने के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुके हैं। The vaccines also generate B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invader with the massive production of antibodies। और जब किसी भी इंसान को वैक्सीन्स दी जाती हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो बी और जो टी सेल्स हैं ये क्या बना लेती हैं? मेमोरी सेल्स को जनरेट कर लेती हैं। ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये क्या करेंगी? उस पैथोजन को पहचान लेंगी, और जब उसका एक्सपोजर होगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ का सिक्रीशन करके वो जो इन्वेडर है यानी कि वो जो पैथोजन है वो उसको किल कर देंगी। इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड with some deadly microbes to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject the performed antibodies or antitoxins। पर अगर कोई भी ऐसा पैथोजन जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो क्या है कि हमारी बॉडी के लिए इतना टाइम नहीं दे रहा है उसको कि वो वैक्सीन्स बना पाए, क्योंकि क्या है उस टाइप की एंटीबॉडीज़ जब बनती हैं तो कौन सा प्रोसीजर होता है? वो होता है एक्टिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है और डेवलप होने के लिए टाइम लेती है। पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी को इतना टाइम नहीं देगा कि वो काम करे और एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करे धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल टेटनस के केस में, तो ऐसे केस के अंदर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं, यानी जिसको हम पैसिव इम्यूनिटी भी बोल रहे थे, उस टाइप की रेडीमेड एंटीबॉडीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी। उन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ या फिर एंटीटॉक्सिन्स भी हम उनको बोल सकते हैं। एंटीटॉक्सिन क्या होते हैं? अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ टू द टॉक्सिन्स, यानी कि जो ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हैं वो। इवन इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, द इंजेक्शन विच इज़ गिवन इनटू द पेशेंट कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट स्नेक वर्म। तो अगर हम स्नेक बाइट की बात करें, यानी कि अगर किसी सांप ने काट लिया है तो उस टाइम पे भी जो पेशेंट है उसको जो इंजेक्शन दिया जाएगा उसके अंदर भी क्या होता है? रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं। और इस टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स को या फिर इस टाइप की इम्यूनाइजेशन को हम पैसिव इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक्टिव इम्यूनिटी वो है जो कि हमारा शरीर धीरे धीरे उसके अगेंस्ट में काम करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है और उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव होने में जिसको थोड़ा टाइम लगता है। और पैसिव इम्यूनिटी कौन सी है? जिसके अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं, जैसे कि स्नेक बाइट के केस में हो गया, या फिर टेटनस के केस में हो गया, या फिर कोलेस्ट्रम के केस में भी हो सकता है। The recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic
polypeptides of pathogen in bacteria and yeast। तो ये जो RDNA टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है वो इंक्लूड की जाती है, वो इसीलिए जो RDNA वाली जो टेक्नोलॉजी है, इन्होंने क्या किस चीज़ में मदद करी है, जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं पैथोजन के, उसको बनाने के अंदर मदद की है। द वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड hence greater availability for immunization। Example, hepatitis B vaccine produced from yeast। तो इसके अलावा जो वैक्सीन्स बनी हैं, ये जो RDNA की टेक्नोलॉजी से, उसके अंदर क्या है, ये अलाव करती हैं कि बहुत बड़े स्केल पे हम ये वैक्सीन्स बना सकते हैं और उतने ही बड़े स्केल पे ये नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल होंगी। जैसे कि जो हेपाटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, उसको हमने यीस्ट से प्रोड्यूस करवाया है। तो अब हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। तो जब भी कोई होस्ट के अंदर पैथोजन इन्वेड करता है, एंटीबॉडीज बनती हैं उस एंटीजन के खिलाफ। ये क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी यानी नॉर्मल प्रोसीजर। इसके अंदर होगा क्या कि ये स्लो प्रोसीजर है और धीरे धीरे काम करने में इसको टाइम लगता है। एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या है, वैक्सीन्स। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं वो उस इंसान के अंदर, पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, एक येलोइश फ्लूइड है जो कि मदर सिक्रीट करती है लैक्टेशन के ड्यूरेशन पे, यानी फर्स्ट मदर मिल्क को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इसके अंदर IgA एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। फिर हमने पढ़ा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि जो पैथोजन है उसको उसकी वीक फॉर्म के अंदर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसमें क्या होता है, फिर उस इंडिविजुअल के अंदर उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है, यानी जब वो पैथोजन अपने फुल फोर्स के साथ आता है इन्वेड करने के लिए, तो उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो इजीली उसके अगेंस्ट फाइट कर लेती है, क्योंकि वो उसको मेमोरी सेल्स की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाती है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि जो डायरेक्टली, मतलब जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं वो डायरेक्टली इंडिविजुअल के अंदर दी जाती हैं। जैसे कि स्नेक बाइट,